करण गुस्से में फिर से अपने पंचिंग बैग पर मुंह के मारने लगा। सुधा उसे इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। करण की बाह पर लगी चोट से खून बहने लगा, पर उसके हाथ नहीं रुके, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तभी वहां बलदेव आ गए और आते ही वो गुस्से में करण पर भड़के, करण वो रहेजा बहुत खतरनाक इंसान है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? करण ने अपने हाथ रोक लिए और बिना उनकी ओर देखे बोला, मैंने आपसे पुलिस स्टेशन में ही कहा था डैड कि कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं और उस रहेजा से कैसे निपटना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी शालिनी भी वहां आ गई, उसके हाथ में फर्स्ट बॉक्स था। करण की बाह से खून बहता देख उसने उसकी बाह पकड़ी और चेयर पर बैठाया और फिर फर्स्ट बॉक्स खोलकर करण की चोट को डेटॉल से साफ करने लगी। करण को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, वो अभी भी मधु के बारे में सोच रहा था। बलदेव गुस्से में उससे कुछ कहने जा ही रहे थे कि तभी शालिनी ने उन्हें कुछ न कहने का इशारा किया। बलदेव गुस्से में वहां से चले गए। उसे गुस्से में देखकर सुधा भी उसके पीछे चली गई। शालिनी करण की चोट साफ करते हुए बोली, करण कुछ दिनों में तेरी शादी होने जा रही है, इसलिए तू अपने अतीत को भूल जाए, इसी में तेरी और रिद्धिमा की भलाई है। करण एकटक अपनी मां की ओर देखने लगा। शालिनी बिना उसकी ओर देखे उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए बोली, करण नंदिनी ने तेरे साथ जो किया था उसके किए की सजा तू हर उस लड़की को तो नहीं दे सकता ना जो तेरी जिंदगी में आएगी। मैं किसी लड़की को सजा नहीं दे रहा हूँ मम्मा, क्योंकि मैं दोबारा किसी लड़की को मौका ही नहीं दूंगा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का। करण गुस्से में बोला, तो फिर रिद्धिमा से शादी क्यों कर रहा है? तभी शालिनी ने उसकी ओर देखकर पूछा। करण गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और पलटकर बोला, जवाब आप जानती है मम्मा। शालिनी मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, करण तू जानता है ना कि तेरी मम्मा की सारी दुनिया तुझ में बसती है। तू जान है मेरी, अगर तुझे तकलीफ होती है तो दर्द मुझे भी होता है बेटा, इसलिए अपनी मम्मा के लिए खुद को संभाल और अतीत के अंधेरों से बाहर निकल आ। करण भूल जा सब कुछ और एक नई शुरुआत कर। करण अपनी माँ की हथेलियों को हटाते हुए बोला, जो काम मेरे बस का नहीं है मम्मा, प्लीज वो करने के लिए मुझसे मत कहिए प्लीज। जब तक मैं उसे ढूंढकर उससे ये नहीं जान लेता कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, मैं ना ही चैन से जी पाऊंगा और ना ही कभी मुस्कुरा सकूंगा। ये सुनकर शालिनी परेशान हो गई और बोली, करण वो लड़की तेरा अतीत थी और रिद्धिमा तेरा आने वाला कल है। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू अपने गुजरे हुए कल की वजह से किसी के आने वाले कल को बिगाड़ दे। अभी भी वक्त है, अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो ये शादी अभी भी रोकी जा सकती है। कहीं ये शादी तेरे दर्द को और ना बढ़ा दे, और अगर ऐसा हुआ तो तेरी मम्मा से तेरी तकलीफ देखी नहीं जाएगी, नहीं देखी जाएगी मुझसे। इतना कहकर शालिनी रोने लगी। अपनी मम्मा को इस तरह रोते देख करण ने खुद को संभाला और शालिनी की हथेली पकड़कर बोला, मम्मा रिद्धिमा से शादी करने का फैसला मैंने किसी दबाव में नहीं लिया है, अपनी मर्जी से मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, इसलिए मैं इस शादी को जरूर निभाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से रिद्धिमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है करण, मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए, तेरी खोई हुई मुस्कुराहट चाहिए। शालिनी उसकी ओर देखकर बोली। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को अपने सीने से लगाया और बोला, मेरी मुस्कुराहट तो आप हो मम्मा, आप मेरे पास होती हो तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। शालिनी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण अपनी मम्मा के आंसू पोंछकर बोला, मम्मा प्लीज आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत खुश हूँ सच में। शालिनी बहुत प्यार से करण को देखने लगी। अच्छा अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर करण ने अपनी मम्मा के माथे को चूमा और वहां से चला गया। शालिनी उदास होकर बोली, वो लड़की खुद तो चली गई पर साथ में मेरे बेटे की सारी खुशियां भी ले गई। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ करण, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में रिद्धिमा को नहीं चाहती, क्योंकि रिद्धिमा वो लड़की नहीं है जो तेरे लिए बनी है। मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी तकलीफ को समझ सके, जो तुझे समझ सके, तेरी हर सांस में छिपे दर्द को महसूस कर सके, जो तेरे ना चाहते हुए भी तुझे इतना प्यार दे कि तू अपने अतीत की कड़वी यादों को हमेशा के लिए भूल जाए। एक ऐसी लड़की चाहती हूँ तेरे लिए जो तेरी हिम्मत बनकर तेरे साथ खड़ी रहे, तुझे कभी टूटने ना दे।
जिसके सामने तू अपना हर दर्द बयां कर पाए, जो तुझसे बिना किसी स्वार्थ के बहुत प्यार करे। इधर रोहित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने मधु का ही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, कमाल की लड़की है यार, पहले ही दिन दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है। कुछ घंटों में ही ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे ना जाने कब से नहीं देखा। रोहित, दादी माँ ठीक ही कहती है कि मधु में कुछ बात तो है जो वो किसी को भी बड़ी आसानी से अपना बना लेती है। रोहित यही सब सोच रहा था कि तभी वहां गायत्री आ गई। रोहित को इस तरह अकेले में मुस्कुराता देख उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, अकेले में किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? मधु के बारे में, रोहित फट से बोला, लेकिन अपनी दादी का चेहरा देखकर झिप गया। पर गायत्री मन ही मन बहुत खुश हुई। रोहित तुरंत बात बदल कर बोला, दादी मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी मधु में जरा भी गुस्सा और अहम नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है वो, आपने ठीक ही कहा था कि मधु इतनी अच्छी है कि एक राक्षस भी उसके आगे अपना दिल निकाल कर रख दे। उसकी बातें सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी, हम जानते थे बेटा कि मधु आपको जरूर पसंद आएगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए उनकी दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें बेड पर बैठाते हुए बोला, सही कहा आपने, मुझे मधु बहुत पसंद आई है और हम दोनों की बहुत जमने वाली है। मधु बहुत जल्द मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। गायत्री ये सुनकर मुस्कुरा दी। रोहित फिर से बोला, वैसे दादी मैं ये सोच रहा था कि अगर करण की शादी मेरी बहन से नहीं हो रही होती तो मैं उसे मधु से जरूर मिलवाता, क्योंकि मधु से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो करण के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर गायत्री हैरानी से उसे देखने लगी। उनका चेहरा देखकर रोहित हंसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था दादी, रिद्धिमा और करण की जोड़ी बहुत अच्छी है। हमारी रिद्धिमा भी बहुत स्पेशल है, तभी तो करण उससे शादी के लिए आसानी से मान गया। और कमाल की बात तो ये है कि करण को बचपन से जानने के बाद भी रिद्धिमा उससे शादी करना चाहती है। हाँ बेटा, अब हम तो बस ये चाहते हैं कि ये शादी अच्छे से हो जाए, क्योंकि करण थोड़े अलग है। वो कब क्या कर दे ये उन्हें खुद पता नहीं होता, पर अच्छे लड़के हैं वो और रिद्धिमा उनके साथ बहुत खुश रहेगी। वो तो है, रोहित उनकी गोद में सिर रखते हुए बोला। बहुत रात हो गई है बेटा, अब आप सो जाइए। रोहित ने उनकी ओर देखकर सिर हिला दिया तो गायत्री उसके माथे को चूमकर बोली, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दादी। रोहित के इतना कहते ही गायत्री उठकर चली गई। उनके जाते ही रोहित जमीन पर ही लेट गया और खुद से बोला, आई एम सॉरी दादी, मुझे मधु के टॉपिक को दूसरी दिशा में घुमाना पड़ा। पर पहली मुलाकात में किसी से प्यार होना मुश्किल होता है, पर फिर मधु की एक झलक देखने की इस बेचैनी को मैं क्या नाम दूं? ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन, समझना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित के कमरे के दरवाजे पर खड़ी ममता ने जैसे ही उसके मुंह से मधु के लिए ऐसी बातें सुनी तो वो दंग रह गई और गुस्से में पलटकर अपने कमरे में चली गई। चेतन सो चुके थे, इसलिए ममता गुस्से में आकर बेड पर बैठ गई और मन ही मन बोली, मुझे तो सुबह ही लग रहा था कि ये लड़की मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। माँ पर तो जादू पहले ही कर दिया था इस लड़की ने, और अब एक ही दिन में मेरे बेटे पर भी जादू कर दिया। अच्छा हुआ जो ये लड़की खुद ही कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली गई। अब मुझे कुछ भी करके उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने होंगे, वरना ये 2 कौड़ी की नौकरानी इस घर की मालकिन बन बैठेगी। इतना कहकर उसने गुस्से में रूम की लाइट्स ऑफ की और सो गई। रात के 2 बजे थे और मधु अपने बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी आरती अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए उसके कमरे में आई। उसे देखकर एक बार फिर मधु थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो फिर से उससे कुछ ऐसा कहेगी जो उसे तकलीफ देगा। पर आरती ने कुछ नहीं कहा, वो दूध का ग्लास टेबल पर रखकर चुपचाप जाने लगी। उसे जाते देख मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे तक पहुंचकर आरती के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और बोली, इसे पी लेना, क्योंकि तूने आज खाना नहीं खाया है, और जल्दी सो जाना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ। वो तेरे पापा तेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तेरी वजह से अब तक जाग रहे हैं। वो आराम से सो सके इसलिए ये दूध तेरे लिए लाई हूँ। थैंक यू, मधु हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। आरती बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु ने दूध का ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए उसे पीने लगी। उसने दूध खत्म किया और फिर से पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर करण अपने बेड से टिककर जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी
जिसे वो गुस्से में पिए जा रहा था। वो बोतल की ओर देखकर बोला, करण साहब, अपनी मम्मा के सामने झूठ बोलकर उनका दिल तो बहला दिया आपने, पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है कि आप अपने अतीत से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते, कभी नहीं। इतना कहकर वो फिर से शराब पीने लगा और उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आने लगा और उसके कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो लड़की चीखते हुए कह रही थी, आई लव यू करण, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, आई लव यू। करण ने घबराकर अपनी आंखें खोल ली और शराब की बोतल हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और बोला, आज मुझे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता था अगर उस रुद्राक्ष ने मेरी जान नहीं बचाई होती, पर आपने ऐसा नहीं होने दिया। ना जाने कहां से वो लड़की आई और पता नहीं कब उसकी अमानत मेरी जेब में आ गिरी। काश कि मैंने उसे नहीं बचाया होता तो शायद आज मुझे इस दर्द से आज़ादी मिल गई होती। पता नहीं क्यों 2 दिन से वो लड़की मुझसे बार बार टकरा रही है और अब जब वो नहीं है तो उसका एहसास उस टेबल पर रखे रुद्राक्ष के रूप में मेरे साथ है। इतना कहकर उसने शराब का एक घूंट पिया और टेबल पर रखे रुद्राक्ष की ओर देखने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने उस रुद्राक्ष को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे हटाया और बोला, इतने भी नशे में नहीं हूं कि महाकाल के इस आशीर्वाद को शराब पीकर हाथ लगाऊं। इतना कहकर वो फिर से खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की पर बैठकर फिर से शराब पीने लगा। सुबह के 7 बजे थे और मधु आईने के सामने खड़ी अपनी चोटी बना रही थी। तभी मीरा उसे पीछे से पकड़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। मधु ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। क्या बात है जी, तुसी तो आज टाइम से पहले ही आ गए, और ये सूट? मधु ने मीरा का दुपट्टा पकड़कर पूछा। मीरा ने इतराते हुए उसके हाथ से अपना दुपट्टा छुड़ाया और बोली, देख मधु, हम खजराने मंदिर जा रहे हैं, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैंने ये सूट पहना है, इसलिए प्लीज मेरा मजाक बिल्कुल मत उड़ाना, समझी तू? बहुत अच्छी लग रही है, मधु मुस्कुराते हुए बोली, और तू भी हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तुझ पर पीला रंग कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, जानती हूँ, पर अब जल्दी कर, हमें मंदिर से वापस आते ही शिमला के लिए निकलना है। इतना कहकर मधु ने बैग पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और उसे अपने गले में डालने लगी। फिर दोनों रूम से बाहर आई। उन्हें देखते ही चाय पी रहे मोहन बोले, जल्दी जाओ बेटा, आज बुधवार है, मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी होगी, तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। मधु ने मुस्कुराते हुए कील पर टंगा अपना बैग उठाया और अपने पापा से बोली, बस पापा निकल ही रहे हैं, बाय। मोहन ने अपना हाथ हिला दिया तो मधु ने जल्दी से मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चली गई। बाय अंकल, मीरा बाहर से चीखते हुए बोली तो मोहन मुस्कुरा दिए। दोनों आकर मीरा की गाड़ी में बैठी। मीरा ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, रोहित ने आकर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने रोक दी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रोहित अपनी गाड़ी से बाहर आया। उसे गाड़ी से बाहर आते देख मीरा और मधु भी गाड़ी से बाहर आ गई। रोहित जी आप यहाँ? मीरा ने उसके पास आकर पूछा। जी हाँ, मैं यहाँ, एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप दोनों को आपकी शिमला ट्रिप के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता चलूं। रोहित ने अपने ग्लासेस उतारते हुए जवाब दिया। मीरा और मधु दोनों ही मुस्कुराने लगी। तभी रोहित ने पूछा, वैसे आप दोनों ट्रेन से जा रही हैं या फिर प्लेन से? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स तो कल ही निकल गए थे, बस हम दोनों ही रह गए हैं, इसलिए हम प्लेन से जा रहे हैं। ये सुनते ही मधु ने उसे हैरानी से देखा, पर वो कुछ कह पाती उसके पहले ही मीरा बोली, रोहित जी हम खजराना गणेश मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मधु उसे गुस्से में घूरने लगी। रोहित ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अरे यार सब कुछ करने के लिए कहो, पर ये मंदिर जाने वाला काम मेरी समझ से बाहर है, वहां मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए ही तो दादी के साथ भी नहीं गया। मीरा और मधु दोनों ही उसे आंखें फाड़े देखने लगी। अब मुझे ऐसे मत देखो यार, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, रोहित बोला। ये सुनते ही मधु और मीरा दोनों को हंसी आ गई। मधु हंसते हुए बोली, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हमें तो जाने दीजिए रोहित, हमें देर हो रही है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसके पास आकर बोला, एक शर्त पर तुम दोनों जा सकती हो, अगर आज से तुम दोनों मुझे आपकी जगह तुम कहो और मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर लो। वो तो हमने कल ही कर लिया था, वरना आपको हमारे साथ मंदिर चलने के लिए थोड़ी कहते, मीरा फट से बोली। मधु ने उसे घूरा
तो उसका चेहरा देखकर मीरा रोहित से बोली, अच्छा रोहित, बाय, फिर मिलते हैं, हमें देर हो रही है। बाय, रोहित सिर हिलाकर बोला। उसके इतना कहते ही मधु मीरा का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर बढ़ी। मीरा ने रोहित को अपनी गाड़ी सामने से हटाने का इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी साइड में ले ली। मीरा ने अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। उनके जाते ही रोहित मुस्कुराने लगा। उसने गाड़ी में लगे आईने में खुद को देखा और अपने बाल ठीक करते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया। कुछ देर पहले तक इतनी बेचैनी थी और मधु को देखते ही वो बेचैनी अपने आप गायब हो गई। इधर मीरा गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार मधु को देख रही थी, जो चुपचाप बैठी थी, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो मधु की ओर देखकर बोली, मधु, मैंने ट्रेन और बस में सच में ट्राई किया था यार, पर कंफर्म टिकट नहीं मिली और 1.5 दिन का सफर हम ट्रेन के लोकल डब्बे में कैसे करते। हमें सोने की तो क्या, ठीक से बैठने की भी जगह नहीं मिलती। और फिर हमारा आज ही निकलना भी जरूरी था क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही है, इसलिए मैंने प्लेन के टिकट्स बुक कर लिए। आई नो कि तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जब भी तेरे पास पैसे आ जाए तो अपने टिकट के पैसे दे देना। तेरी कसम, मैं चुपचाप ले लूंगी, कोई ड्रामा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। हम प्लेन से जा रहे हैं, ये बात तू मुझे बता तो सकती थी ना। और रोहित को अपने साथ मंदिर चलने के लिए क्यों कहा तूने? तू जानती है ना कि माँ को ये सब पसंद नहीं है, मधु ने गुस्से में पूछा। मधु, हम कल भी तो उसके साथ लंच के लिए गए थे ना, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम हो जाती? अगर वो साथ चला भी जाता तो? मधु तुरंत बोली, हाँ गए थे, पर कल उसकी दादी हमारे साथ थी। आज अगर वो हमारे साथ मंदिर जाने के लिए मान जाता और ये बात माँ को पता चल गई होती तो तू अच्छे से जानती है कि माँ कैसे रिएक्ट करती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस खुश। अब तो अपना मूड ठीक कर, ऐसे मूड के साथ हम मंदिर जाएंगे क्या? मीरा बोली तो मधु मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। इधर शालिनी खजराना गणेश मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन खुद से बोली कि गणपति बप्पा, आपको तो लोग विघ्नहर्ता कहते हैं, तो मेरे भी विघ्न हर लीजिए। मेरे बच्चे की खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटा दीजिए। रिद्धिमा मेरे बेटे की दोस्त भले ही बन जाए, पर वो उसकी हमसफर कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर ये शादी हुई तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि करण को समझना उसके बस की बात नहीं है। कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए बप्पा, जिससे मेरे बेटे की जिंदगी का एक बार फिर से तमाशा बनने से रुक जाए। अगर ये शादी हो गई तो मेरा करण ऐसे अंधेरों में चला जाएगा जहां से उसे वापस लाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज बप्पा, एक ऐसी लड़की मेरे करण की जिंदगी में भेज दीजिए जो उसकी जिंदगी बन जाए। प्लीज एक माँ की विनती सुन लीजिए। शालिनी ने प्रार्थना करके जैसे ही अपनी आंखें खोली और पलटी तो उसे अपने सामने मधु नजर आई, जो सामने बनी रेलिंग के उस पार भीड़ के साथ आगे बढ़ रही थी। वो भगवान के दर्शन के लिए अपने आगे वालों से कह रही थी, जरा जल्दी जल्दी आगे चलिए, बाकी लोगों को भी दर्शन करने हैं। अगर ऐसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग कल तक लाइन में ही लगे रहेंगे। उसे देखकर शालिनी के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मंदिर की परिक्रमा करने लगी। मधु और मीरा का नंबर आते ही दोनों ने पंडित जी को प्रसाद की टोकरी दी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। पंडित ने आधा प्रसाद भगवान की थाल में डाला और बाकी का टोकरी में रखकर मधु को दे दिया और दोनों को सिंदूर का टीका लगाया। फिर आगे बढ़कर वो दोनों भी परिक्रमा करने लगी। मंदिर के पीछे की दीवार पर शालिनी मन्नत का सिक्का लगाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी सिक्का उसके हाथ से छूट गया। पर इससे पहले कि वो सिक्का जमीन पर गिरता, मधु ने उस सिक्के को झुककर पकड़ लिया और शालिनी को देते हुए बोली, सिक्का अगर जमीन पर गिर जाता आंटी तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होती। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बेटा। मधु ने आहिस्ता से सिर हिलाया और मीरा के साथ मुस्कुराते हुए अपना सिक्का दीवार पर चिपकाने लगी। मधु सिक्का चिपकाते हुए आंख बंद करके बोली, प्लीज भगवान जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए और मेरा ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट हो, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। उसके पास खड़ी शालिनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो भी अपना सिक्का चिपकाते हुए मन ही मन बोली, मेरे बच्चे की मुस्कान उसे लौटा दीजिए बप्पा, प्लीज लौटा दीजिए। कोई ऐसा हमसफर उसकी जिंदगी में भेज दीजिए जो उसका हमसाया बन जाए और उसे दर्द के अंधेरों से निकालकर खुशियों की रोशनी के बीच ले आए। मन ही मन इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, पर तभी उसका चिपकाया सिक्का हिलने लगा।
पर वो सिक्का गिरता उसके पहले ही मधु ने अपने अंगूठे से उसे फिर से चिपका दिया। इस बार सिक्का बहुत अच्छे से चिपक गया। ये देखकर शालिनी बहुत खुश हुई। मधु और मीरा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। शालिनी मधु को जाते देखकर बोली, ना जाने क्यों पर तुम्हें देखकर दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।